हाँ जी बेटा, तो हम लोग इस क्लास में आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 सेट्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 सेट दे दिए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन एक दूसरे के सबसेट्स हैं। ठीक है, तो बी सी और डी तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ए को भी एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे कि कौन किसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ए सेट क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके क्या बोलते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और 6। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 एंड 6। तो ए सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 एंड 6। ठीक है, अब देखो ए सेट किस किस का सबसेट है? बी का भी सबसेट है क्योंकि बी में 2 और 6 अवेलेबल है। सी का भी सबसेट है, राइट, लेकिन डी का सबसेट नहीं है। तो ए जो है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो ए सिर्फ बी और सी का सबसेट है। अब बी देखते हैं किसका सबसेट है। 2 4 6, तो ये ए का तो सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 6 है। सी का सबसेट है ये 2 4 6, तीनों एलिमेंट हैं इसमें। तो बी जो है वो सी का सबसेट है, लेकिन बी डी का सबसेट नहीं है। ठीक है, फिर सी देखते हैं किसका सबसेट है। अब सी में कितने एलिमेंट है? 2 4 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ए बी और डी किसी में भी ये सारे एलिमेंट्स नहीं है, तो मतलब सी किसी का भी सबसेट नहीं है। और डी किस किस का सबसेट है चेक करते हैं। डी में एक एलिमेंट है 6, तो वो ए में भी है, तो मतलब डी ए का भी सबसेट है। बी में भी है 6 एलिमेंट, राइट, तो डी जो है वो बी का भी सबसेट है। और सी में भी 6 है, तो डी जो है वो सी का भी सबसेट है। ठीक है, तो ये सारे सेट जो हैं एक दूसरे के सबसेट्स हैं। ठीक है, यही हमें बताना था कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। विच सेट्स आर दी सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें इनको प्रूव भी करना है। ठीक है, अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एक ही बात है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू, इसने बोला इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे फॉल्स है इसको समझते हैं। कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए, तो मैंने कोई एक सेट ले लिया, मान लिया ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, तो इनमें से एक एलिमेंट उठा लिया मैंने 1, इट बिलोंग्स टू ए, है ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये हमने देख लिया। नाउ एक्स ए बिलोंग्स टू बी, मतलब पूरा का पूरा सेट ए बी को बिलोंग करता है। तो मेरा बी सेट कैसा होना चाहिए? मेरा बी सेट होना चाहिए जिसके अंदर एक एलिमेंट तो पूरा का पूरा सेट ए होगा, मतलब 1 2 3 करली ब्रेसिस के अंदर, राइट, एक एलिमेंट तो ये हो गया। और हमने मान लिया इसके अंदर दो एलिमेंट्स और हैं 5 4 5। ठीक है, तो बी सेट ये हो गया। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए सेट जो है वो बी को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ए सेट पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह बी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये बोल रहा है देन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, मतलब हमने एक्स किसको माना था? 1 को माना था, तो ये कह रहा है कि 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अब देखो कहीं भी बी सेट में देखेंगे हम तो 1 एलिमेंट हमें नहीं दिखाई देगा, है ना। हमारे पास 1 2 3 करली ब्रेसेस में तो एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, लेकिन 1 कहीं भी एक स्टैंड अलोन एलिमेंट हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब 1 डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना। तो 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू ए, है ना, और a इज अ सबसेट ऑफ b, a बिलोंग्स टू b, राइट, a बिलोंग्स टू b, बट x जो है जिसको हमने 1 माना था दैट डज नॉट बिलोंग टू b, और ये कह रहा है कि इट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हम फॉल्स है और हमने इसको प्रूव कर दिया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a ऑल्सो बिलोंग्स टू c। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चेक करते हैं कैसे।
ध्यान से देखना। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए एक सेट मान लिया मैंने 1 2 3, बी एक सेट मान लिया मैंने 1 2 3 4। तो पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब एक सी हमें सेट लेना पड़ेगा जिसमें पूरा का पूरा बी सेट एक एलिमेंट की तरह आएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन है, राइट। तो इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा 1 2 3 4, राइट। ये पूरा का पूरा बी सेट एक एलिमेंट आ गया। मान लिया इसके अंदर दो एलिमेंट और हैं 5 6, तो क्लियरली यहां से हम देख पा रहे हैं बी बिलोंग्स टू सी, राइट। बी पूरा सेट इसके अंदर एक एलिमेंट है, राइट। क्या ए भी एक एलिमेंट है सी के अंदर? डज ए बिलोंग्स टू सी? अगर ए बिलोंग्स टू सी होता तो इसके अंदर 1 2 3 करली ब्रेसेस में एक एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन सी के अंदर ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 करली ब्रेसेस में तो है, लेकिन 1 2 3 करली ब्रेसेस में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो सेट ए है दैट डज नॉट बिलोंग टू सी, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स है। थर्ड देखते हैं, कह रहा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको प्रूव करते हैं, है ना। उसने बोला है कि अगर फॉल्स है, अगर ट्रू है तो प्रूव करो, और अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो, इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट उठाऊंगा विच बिलोंग्स टू ए। मैंने बोला लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब मैं अपनी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए प्रूव कर दूंगा कि एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक एलिमेंट था जो ए में बिलोंग करता था, और मैंने प्रूव कर दिया कि वो सी में भी बिलोंग करता है। तो एक तरह से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। यही करना है मुझे, ठीक है। तो देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। देखो, x बिलोंग्स टू ए है, तो x बिलोंग्स टू बी होगा। वाई? बिकॉज a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें, राइट। a इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो अगर x a में बिलोंग करता है तो x b में भी बिलोंग करेगा। अब x b में बिलोंग करता है तो x c में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c। तो अगर वो b में है तो c में भी बिलोंग करेगा, राइट। तो b, बिकॉज b इज़ अ सबसेट ऑफ c, ये भी हमें गिवन है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा इसको सफाई से लिख लेते हैं, बिकॉज बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो अगर बी में बिलोंग करता है तो सी में भी बिलोंग करेगा। अब देखो, हमने शुरू कहाँ से किया था कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और हम कहाँ पे आ गए, एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही प्रूव करते हैं, है ना। किसी का भी कोई भी एक सेट दूसरे को सबसेट प्रूव करना है तो ऐसे ही प्रूव करते हैं, राइट। और अगर हमें इनको दोनों को इक्वल प्रूव करना होता तो हम क्या करते, ए इज अ सबसेट ऑफ सी प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही हम सी इज अ सबसेट ऑफ ए भी प्रूव करते, है ना। दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देते। बट अभी हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ सबसेट ए को प्रूव करना था, तो वो हमने कर दिया है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, कह रहे इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिया ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब बी हमें एक ऐसा सेट लेना है जिसका ए एक सबसेट ना हो। तो मतलब बी हमने एक सेट ले लिया 2 3 4। अब देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है ना। 2 3 तो है बट 1 नहीं है, तो क्लियरली ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो हमने फर्स्ट सिचुएशन को तो काउंटर कर लिया है, प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। मतलब हमें अब एक ऐसा सेट लेना है जिसका सबसेट बी ना हो। तो मतलब मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और 5 ले लेता हूँ मैं। तो देखो, बी के 2 और 3 तो इसमें है लेकिन 4 नहीं है, तो मतलब बी भी सी का सबसेट नहीं है। ये भी हमने प्रूव कर, मतलब ये भी हमने शो कर दिया है। बट अब कह रहा है कि ए इज़ ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ सी। बट मैंने जानबूझकर ऐसे एग्जाम्पल लिए थे ए बी और सी के, जिनमें मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट हैं 1 2 3। तो ए जो है वो सी का सबसेट है, ठीक है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन फिर भी ए सी का सबसेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ। कह रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। कह रहा है कि एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ए के अंदर प्रेजेंट है, और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो कह रहा है कि एक्स जो एलिमेंट है वो बी से भी बिलोंग करेगा। देखो, अगर ए बी का सबसेट ही नहीं है तो उसका एलिमेंट बी में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसको प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको। ये स्टेटमेंट बाय द वे फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार इसको प्रूव करके दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे करते हैं फिफ्थ पार्ट। मैंने ए सेट ले लिया, कोई मान लिया मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3। अब कह रहा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो मतलब मुझे बी एक ऐसा सेट लेना है जिसका ए सबसेट ना हो। तो मैंने बी एक सेट ले लिया 2 3 4। तो क्लियरली ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है यहाँ पे। अब कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट देखूँ 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए तो है, बट 1 बी को बिलोंग नहीं करता है, राइट। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तभी तो बिलोंग करेंगे ना जब ये इसका सबसेट होगा, लेकिन अभी तो ये इसका सबसेट ही नहीं है। तो सबसेट नहीं है तो कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं बी में, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं हो सकते, राइट। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी का यही मतलब है कि भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए बी का सबसेट ही नहीं है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में कैसे हो सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने इसको एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया कि हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया 1 जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। कह रहे इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे ट्रू है? देखो, इसने बोला कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, इसका यही मतलब है। अब कह रहा है कि एक्स में कोई, बी में कोई एलिमेंट है नहीं, एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है एक्स जो बी में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर वो बी में ही नहीं है तो वो ए में कहाँ से आएगा? क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए ना, क्योंकि ये बोल रहा है ये इसका सबसेट है, तो वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे बताता हूँ। तो हमने बोला कि लेट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। हमने बोला कि x कोई एलिमेंट है जो b को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। एंड a इज अ सबसेट ऑफ b, ये भी इसने बोला है। अब a इज अ सबसेट ऑफ b को, b का क्या मतलब है? इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विल बी प्रेजेंट इन बी, राइट। इसका यही मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है तो वो ए में कैसे हो सकता है, राइट। क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट बी में है ना, तो अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है तो वो ए में तो हो ही नहीं सकता ना, राइट। इट्स लाइक ये बी है और ये ए है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है, अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है, बी से ही बाहर है, मान लिया ये एलिमेंट है एक्स, ये बी से ही बाहर है, तो ये ए में तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए तो इसका भी सबसेट है, राइट। ए के तो सारे एलिमेंट खुद ही बी में समाये हुए हैं। तो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए ऑल्सो, राइट। वाई? बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो अगर कोई एलिमेंट बी के अंदर ही नहीं है, उसी से बाहर है, तो वो ए में तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रीजनिंग देके कर सकते हैं। आप चाहें तो एग्जाम्पल लेके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3, ठीक है, और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो बी एक सेट ले लिया जिसका ए सबसेट होना चाहिए, मतलब ए के तो सारे एलिमेंट रहेंगे इसमें, और हमने बोला 4 भी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि x कोई एलिमेंट है विच डज नॉट बिलोंग टू बी, तो हमने बोला 5 एक एलिमेंट है दैट डज नॉट बिलोंग टू बी, क्लियरली इट डज नॉट बिलोंग टू बी। अब बी में ही नहीं है तो ए में कहाँ से आएगा? क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, राइट। तो 5 ए को भी बिलोंग नहीं करता, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो एग्जाम्पल लेके भी।
ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी एंड सी बी दिस सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल हैं और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ए बी सी 3 सेट हैं जिसमें इसने हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन दे दी हैं कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। कह रहा है शो दैट बी इक्वल्स टू सी। अब देखो बी को सी के इक्वल प्रूव करना है तो इसमें मुझे 2 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये 2 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, राइट। तो पहले मैं करता हूँ प्रूव कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो हम पहले करते हैं टू प्रूव बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये 2 चीज़ें प्रूव करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, है ना, प्रूफ ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इसका प्रूफ देते हैं पहले। कैसे देंगे, हम एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं जो कि बी में बिलोंग करता है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब हम अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए प्रूव कर देंगे कि ये एक्स एलिमेंट सी को भी बिलोंग करता है, राइट। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक एलिमेंट एक्स बी को बिलोंग करता है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी? ये करेगा, राइट, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। तो अगर बी में था तो डेफिनेटली वो ए यूनियन बी में तो आएगा, करेक्ट। ठीक है, अब यहां से हमें दिया गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो इसका मतलब अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो एक्स ए यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा, करेक्ट। इस पे रीजन दे दो, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ये रीजन दे दिया हमने, राइट। अब इस बात का क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का, भाई या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू सी, करेक्ट है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी का क्या मतलब है, या तो एक्स ए को बिलोंग करता है या एक्स सी को बिलोंग करता है, राइट। अब अगर इस वाले पार्ट को देखें तो ध्यान से देखना, एक्स बिलोंग्स टू ए और हम लेकर चले थे एक्स बिलोंग्स टू बी। तो मतलब अगर ये वाला पार्ट सच हुआ, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट सच है, राइट, या दोनों भी सच हो सकते हैं, बट अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो या तो वो ए में होगा या वो सी में होगा या हो सकता है दोनों में भी हो, ठीक है। लेकिन इतना हमें पक्का पता है कि या तो ए में होगा या फिर सी में होगा, राइट। तो अगर वो ए में है तो एक्स बी में भी था। इसका क्या मतलब है कि एक्स विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए में भी है और बी में भी है। और अगर एक्स सी में है तो एक्स तो बी में भी था, ये तो हम मान के ही चले थे, तो एक्स विल बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट, करेक्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी जो है मुझे ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दे रखा है। तो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये इसका रीज़न है। तो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग करेगा। और इसको एज इट इज़ रहने दो, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो या तो एक्स ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है या फिर एक्स बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है और सी को भी बिलोंग करता है। तो इस वाले पार्ट से तो बोल रहा है ये कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है और सी को भी बिलोंग करता है, और या फिर एक्स बी को भी बिलोंग करता है और सी को भी बिलोंग करता है। लेकिन दोनों ही पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स सी को तो डेफिनेटली बिलोंग करता है, यहाँ पे भी एक्स सी को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे भी एक्स सी को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि चाहे हम इस वाली कंडीशन को कंसीडर करें चाहे हम इस वाली कंडीशन को कंसीडर करें, हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सी, राइट। चाहे हम इसको कंसीडर करें चाहे इसको कंसीडर करें, तो x बिलोंग्स टू सी, ठीक है। हम लेकर क्या चले थे, x बिलोंग्स टू बी, हमने प्रूव क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू सी। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर इसका यह मतलब है कि b इज अ सबसेट ऑफ c। समझ में आया, दिस इज फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट में इसी तरह से अभी हम प्रूव करेंगे सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और फिर दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रूव करने से पहले एक बार इसको फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार आप समझ जाओगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। पहली बार में थोड़ी सी आई अंडरस्टैंड मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा समझोगे जब चीज़ों को तो आसान लगेंगी। ठीक है, तो मेरा जो मेरा एक प्रोसेस है मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे प्रूव करना था बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो मेरा प्रोसेस क्या है कि मैं एक एलिमेंट एक्स लेता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, और अपनी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए मैं प्रूव कर देता हूं कि दैट एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सी। राइट, तो उससे मेरा प्रूव हो जाता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो मैंने बोला एक्स बिलोंग्स टू बी। भाई एक्स अगर बी को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो ए यूनियन बी को तो बिलोंग करेगा ना, क्योंकि बी को बिलोंग कर रहा है तो इनके यूनियन में तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो ए यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि इसने दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके लिख दिया कि ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो ए यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मैं सी लाना चाहता हूँ यहाँ पे। राइट, तो बी की जगह पे मैं सी ले आया। अब अगर ए यूनियन सी को बिलोंग करता है तो इस बात का क्या मतलब है कि भाई या तो वो ए को बिलोंग करता है या वो सी को बिलोंग करता है, यही हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। राइट, अगर वो ए को बिलोंग करता है तो बी को तो पहले से ही हम बोल रहे हैं बिलोंग करता था, तो मतलब ए और बी दोनों को बिलोंग करता है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है। और अगर वो सी को बिलोंग करता है तो बी को तो पहले से ही बिलोंग करता था, तो मतलब बी और सी दोनों को बिलोंग करता है, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है। राइट, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसने दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ से तो मुझे मिल चुका ना कि एक्स बिलोंग्स टू बी एंड सी। यहाँ से भी मैं लाना चाहता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू सी, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह फिर से, जैसे देखो मैंने यहाँ से बी को गायब किया था और सी ले आया था, इसी तरह से यहाँ से भी मैंने बी को गायब किया और सी ले आया इसकी दी हुई इंफॉर्मेशन से। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है और सी को भी बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है, तभी तो इंटरसेक्शन में आया है। तो मतलब यहाँ से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एक्स सी को बिलोंग करता है, और इस वाली इन्फॉर्मेशन से भी हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एक्स सी को बिलोंग करता है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो सी को तो बिलोंग करता ही करता है, तो हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू सी। और इसका क्या मतलब है? भाई एक्स बिलोंग्स टू बी लेकर चले थे और हमने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब है देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब इसी तरह से मैं प्रूफ दूंगा, प्रूफ ऑफ सी इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका प्रूफ देता हूं अब मैं। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमने बोला लेट एक एलिमेंट है वाई विच बिलोंग्स टू सी। अब गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम प्रूव कर देंगे कि ये एलिमेंट बी में भी बिलोंग करता है। अब ये कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले सी में बिलोंग करता है, तो भाई सी में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ए यूनियन सी में तो बिलोंग करेगा ना, क्योंकि सी में ही है तो उसके यूनियन में तो डेफिनेटली आएगा। राइट, अब मुझे जैसे मैंने यहाँ से बी को भगाया था, यहाँ से मुझे सी को भगाना है, और यहाँ पे मैं सी को लाया था, अब यहाँ मुझे बी को लाना है। तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वाई? बिकॉज ए यूनियन सी किसके इक्वल है? ए यूनियन बी के। तो मैंने बोला ए यूनियन सी में बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करना चाहिए। राइट, यहाँ पे रीजन दे दो, बिकॉज ए यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी के इक्वल है। करेक्ट। अब क्या करेंगे? अब अगर y ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो यहाँ से दो केसेस बनते हैं, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, यही दो केसेस हो सकते हैं। राइट, अगर a को बिलोंग करता है तो c को तो हम पहले से ही बोल रहे थे ये बिलोंग करता है, तो मतलब y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c हो जाएगा। और अगर b को बिलोंग करता है तो c को तो पहले से ही बिलोंग करता था, तो मतलब y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। राइट, यहाँ से तो मेरे पास बी आ गया। मेरा टारगेट क्या है कि मैं दोनों जगह पे ये श्योरिटी के साथ बोल सकूं कि वाई बी को बिलोंग करता है। तो यहाँ से तो अब मैं बोल सकता हूँ कि वाई डेफिनेटली बी को बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में बिलोंग करेगा तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा ना, तो वाई डेफिनेटली बी को बिलोंग करता है। बस यहाँ पे अभी मुझे बी और लाना है, ले आऊँगा कैसे? वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। वाई?
बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न, बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और यहाँ पे हम यूं का यूं लिख देते हैं इसको, y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पे भी y b को बिलोंग करता है और यहाँ पे भी b को बिलोंग करता है, क्योंकि दोनों में क्या है, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में कब आएगा, जब दोनों में होगा, तो मतलब b में डेफिनेटली रहा होगा। और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो मतलब b में डेफिनेटली रहा होगा। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मैं डेफिनेटली ये चीज़ एक लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू b, राइट। इसका क्या मतलब है भाई, y c में बिलोंग करता था और हमने प्रूव कर दिया y b में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो c है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ b, राइट। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या बोलती है, b इज़ अ सबसेट ऑफ c। 2 क्या बोलती है, c इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू c। ये कब पॉसिबल है, बी सी का सबसेट और सी बी का सबसेट, ओनली एंड ओनली व्हेन बी इज इक्वल टू सी, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बी और सी दोनों सेट इक्वल होंगे, राइट। सो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वल, जिसमें दो सेट प्रूव करने होते हैं, उनको हम ऐसे ही करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, राइट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2 3 4 बार इसको प्रैक्टिस करना, जब तक आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का अच्छे से तैयार ना हो जाए, आपको समझ ना आ जाए। आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, और आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको बाकी के क्वेश्चंस करने में भी काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन 4 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार ना मैं आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन ना वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा के दिखाता हूँ। मैंने बोला कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C, तो ये B है और ये C है, राइट। तो यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है। तो मान लिया चलो C इज़, यहाँ से क्या पता चल रहा है, C इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है B इज़ अ सबसेट ऑफ C, तो ये C होना चाहिए और ये B होना चाहिए। यहाँ पे B इज़ अ सबसेट ऑफ C। अब ये दोनों ही कंडीशन कब ट्रू हो सकती हैं, जब कुछ ऐसे होगा ना, ये B भी है और ये C भी है, बराबर है, तभी हो सकता है ना कि B भी C के अंदर है और C भी B के अंदर है, राइट। C इज अ सबसेट ऑफ B का क्या मतलब है, C B के अंदर है, और B इज अ सबसेट ऑफ C का क्या मतलब है, B C के अंदर है। तो B C के अंदर और C B के अंदर कब हो सकता है, जब दोनों एक ही लाइन पे हैं, एक साथ हैं, सिर्फ तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। या तो C B के अंदर होगा या B C के अंदर होगा, मतलब या तो C B का सबसेट होगा या B C का सबसेट होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के सबसेट कब हो सकते हैं, जब B और C दोनों इक्वल होंगे, सिर्फ ये तभी पॉसिबल है, करेक्ट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग दिया है, ठीक है, सो दैट आपको एटलीस्ट पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। आपको ये ना हो कि क्वेश्चन का एक तरीका समझ लिया और उसको रट के हम आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको पता तो हो कि ये दो चीज़ें हम जो प्रूव कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब एटलीस्ट आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, मेरे को पता है कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C एंड C इज़ अ सबसेट ऑफ B, मुझे क्यों प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती, है ना। या तो बी सी के अंदर होगा या सी बी के अंदर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।